नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं आदरणीय संजय सर, स्वागत और अभिनंदन। कल ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर सब हैरान और परेशान हो जाएंगे। हम छोटे थे तो दादी माँ और नानी कहानियां सुनाया करती थी भूत की। वो मर गए हैं, उधर से मत जाना। उनका मकसद होता था कि हम गांव से, घर से दूर खेलने ना जाएं। मन में भय बना रहे बच्चों के, दोपहरी में बाहर न जाएं, बाहर जाएंगे धूप लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे। तो उस गली से मत जाना, वो वहां मर गए हैं, तब से भूत हो गए हैं। और भूत हो गए हैं तो वो बच्चों को डराते हैं। ये मन में भय उत्पन्न था। ये सब चल ही रहा था कि बिहार में इस समय एसआईआर हो रहा है और एसआईआर पर बवाल कटा हुआ है। सदन चल नहीं पा रहा है, सड़क पर सांसद हैं और पुलिस उन्हें पकड़ के थाने ले जा रही। अब ये सब चल ही रहा था कि एसआईआर में जो लोग मृतक बताए थे वो माननीय सर्वोच्च अदालत आज पहुंच गई। निश्चित रूप से जज साहब को शौक लगा होगा और वो बार बार योगेंद्र यादव की तरफ इसी तरीके से कातर भाव से देख रहे थे कि ये मृतक लोग तुम कहां से ढूंढ के पकड़ ले आए हो। ये भूत भात तो नहीं है जो रात को हमें सपने में दिखाई दें, हमें भयभीत करें, हमें परेशान करें। कहां से ढूंढ लाए हो। उन्होंने योगेंद्र यादव जी का धन्यवाद भी दिया। योगेंद्र यादव जी की तबीयत बेहद खराब है, इस समय वो रेवाड़ी अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों के मना करने के बावजूद भी वो अपनी सुनवाई में खुद हियरिंग कराने आए और अपनी हियरिंग का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा आप काम तो बहुत बढ़िया किया, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन हम भी कुछ नहीं करेंगे। मैं सर्वोच्च अदालत की तौहीन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सर्वोच्च अदालत पर उंगली उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता हूं, लेकिन अपनी राय मशविरा देने का मुझे अधिकार संविधान ने दिया, वो मैं दे सकता। अब मुझे फिल्म फिर जॉली एलएलबी याद आ जाती है। उन्होंने कहा तू अपना प्रमाण पत्र ले आ तो तेरी पेंशन मंजूर हो जाएगी या तेरी जमीन जो पड़ी है वो तेरे नाम आ जाएगी। तो जज साहब ने यह कहा कि तुम अपने नाम कोई एफआईआर लिखवा लो। तुमने एफआईआर कैसे लिखी जाएगी कि वो तुम जानो। तो आदमी भी होशियार था, वो उसी जज के कटघरे में गया और चिल्लाने लगा, उधम मचाने लगा, मारपीट तक उतर आया। तो तत्काल उसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई। तो उसने जज साहब से पूछा कि अब तो मैं जिंदा हो जाऊंगा जब एफआईआर लिख गई। तत्काल उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन जब वो पता कि वो मरा हुआ है तो जेलर ने बाहर कर दिया कि मरे हुए व्यक्ति को हम जेल में रख नहीं सकते। जब कागज में मर गया तो हम कैसे मान लेंगे जिंदा है। तो कागज का मरा हुआ आदमी बड़ा खतरनाक होता है और ये कागज में मारे गए हैं। ना तो इनकी संपत्ति ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम रहेगी, इनके पास जो भी दस्तावेज होंगे वो कभी काम नहीं करेंगे। ये मृतक और जिंदा के फेर में फंस गए हैं। संजय सर, आप तो बिहार से आते हैं, आप बिहार का मिजाज समझते हैं। हालांकि बरसों से आप एनसीआर में रहते हैं तो अब वहां का क्या आबो हवा है उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्तेदारियां, मिलना जुलना, सार संबंध सब है। बिल्कुल। अब इस एसआईआर में जो ये मृतक दिखा दिए हैं और 65 लाख कट गए हैं। अब आज मैं कहीं चर्चा देख रहा था, कितना सच है झूठ है कि 2 करोड़ और कटेंगे। तो फिर बचेगा कौन, इस चुनाव आयोग पर भरोसा करेगा कौन, सवाल ये है। बिल्कुल। चुनाव आयोग ने जब एसआईआर शुरू किया तभी क्लियर था, बहुत स्पष्ट था कि समय कम है और इरादा जो है क्या है असल में। तो चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं सब हो जाएगा और ये वो, और उसने बताया कि इतने लोग लगाए गए हैं वगैरह वगैरह। तो ठीक था कि ठीक है भाई, आप माने वैसे तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी। 2024 का चुनाव जैसे लोकसभा चुनाव जिस पर हुआ था उसी पे होना चाहिए था। बाद में खबर ये भी आई कि 2025 में मतदाता सूची तैयार हो गई थी, उसके बावजूद ये एसआईआर शुरू हुआ है। तो तभी से था कि कुछ न कुछ उसका मकसद है और कुछ उसका इरादा है, और अब वो धीरे धीरे सामने आ रहा है।
मुझे लगता है कि एक संभावना ये भी है कि चुनाव आयोग को ये पता होगा कि राहुल गांधी कर्नाटक के महादेवपुरा की का डाटा जो है खंगाल रहे हैं और उसमें कुछ निकल के आने वाला है, तो ये डिफेंसिव रहा होगा कि महादेवपुरा में गलती थी इसीलिए हमने बिहार में एसआईआर किया। और शुरू में ये दिखाने की कोशिश की भी गई थी, इसे खबरें छपवाई गई थी कि सीमांचल में बहुत विदेशी हैं और ऐसा है वैसा है, और एसआईआर की जरूरत या एसआईआर की सार्थकता साबित करने या समझाने की कोशिश की गई थी। तो इरादा हो सकता है कि वो हो कि जब महादेवपुरा का मामला आएगा तो एसआईआर से कहा जाएगा कि हाँ वो पहले था, अब हम ठीक कर रहे हैं और देखिए हमने बिहार का ठीक कर दिया। लेकिन ठीक काम करने के लिए जो सक्षमता और योग्यता चाहिए वो अचानक एक दिन में तो आ नहीं जाएगी और आप तय कर लेंगे कि अब हम ठीक काम करेंगे तो ठीक नहीं होगा। ठीक काम करने के लिए योग्यता क्षमता चाहिए और लोग चाहिए। लोग आप कहां से लाएंगे? लोग तो वही हैं। और जब 7 लाख या पता नहीं कितने लाख लोग लगाए हैं तो इतने लाख लोग आपको अचानक अच्छे कहां से मिल जाएंगे? अगर वो लोग किसी कारण से एक खास तरह से काम करते हैं तो वो दूसरी तरह से काम कैसे करने लग जाएंगे, और वो भी अचानक। आप सिखा उखा कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग वर्निंग दे के अच्छा करवा सकते थे। अच्छा से मतलब है कि दूसरी तरह का काम, जो वो जैसे काम करते थे वैसे नहीं, दूसरी तरह का। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अयोग्य है, अक्षम है, लेकिन जो उनके काम से जो दिखाई दे रहा है तो पूरी संस्था को कहा जा सकता है कि वो इस लायक नहीं था कि वो इतने बड़े स्तर पर या इतने बड़े पैमाने पर ये काम हाथ में लेता। और जब ले लिया था और उसका विरोध हो रहा था तो उसको भी इंटरनली ये चेक करना चाहिए था, या लोगों को देखते रहते तो उनको भी अंदाजा हो जाता कि जो एक्सपेक्टेड है या जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, और उसको रोकने के लिए कोशिश की जानी चाहिए थी। लेकिन हो उल्टा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको रोकने की बजाय हर संभव तरीके से उसको चलने दे रहा है, और मामला यहां तक आ गया कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आ चुका है और ड्राफ्ट की रोज गलतियां आ रही हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था, और सुप्रीम कोर्ट को भी यकीन नहीं था कि इतना बुरा हाल होगा, तो ये कही दिया कि अगर आप 15 आदमी ले आएंगे तो हम उसको स्टे कर देंगे। और हुआ ये कि आज 15 लोग ले आए गए। 15-17 लोग का लोगों की सूची थी, शायद आ गए थे 2 आदमी तो कोर्ट में प्रेजेंट किए गए, लेकिन किसी ने बताया कि एक सांसद 15 लोग को लेकर आए थे। तो उस हिसाब से तो आज स्टे हो जाना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो जाहिर है कि किसी को उम्मीद ही नहीं होगी कि ऐसा हो सकता है। और खबरों में जो अब चर्चा चल रही है उसमें यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि ड्रामा मत कीजिए। तो ड्रामा ठीक है, अगर आपने किसी को मरा घोषित कर दिया है और उसको प्रेजेंट करना आपको ड्रामा लग रहा है तो हो भी सकता है ड्रामा, लेकिन अब आप कंफर्म करिए ना कि नहीं वो नहीं है। चैलेंज तो यही था ना कि आपने जिसको मृतक घोषित किया और अगर किसी और को लाया गया है या कहा जा रहा है कि वही है जिसको आपने मृतक घोषित किया वो जिंदा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं ड्रामा है, तो ड्रामा है तो आप साबित करिए कि वो आदमी नहीं है। या ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि जिसको मतदाता सूची से इसलिए हटा दिया गया कि वो नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है और वो जिंदा है, तो अब आप कह रहे हैं कि करेक्ट करा लीजिए, ड्राफ्ट ही तो है। तो ये कोई बात नहीं हुई, बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये लापरवाही वैसे ही है, सुनने में तो ठीक है कि लापरवाही है, टाइपिंग एरर है और ये वो, लेकिन टाइपिंग एरर में किसी की का उम्र 124 साल हो जा रहा है तो वो कहीं तो दिखेगा, कहीं तो पकड़ा जाएगा। मिंता देवी का मामला भी आज दिन भर काफी चर्चा में रहा कि उनके जन्म का साल 1970-80 की बजाय 1900 लिख दिया गया है। तो 1900 अगर किसी का जन्म का साल होगा तो उसकी आयु 124 साल हो जाएगी। और दिक्कत ये है कि ऐसे भी कई लोग हैं। तो कोई किसी भी तरह की गलती ऐसी नहीं है जो बिहार के ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। और एसआईआर के बाद है, मतलब जब आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया तो एसआईआर के बाद इतनी सारी गलतियां हैं, और उसमें योगेंद्र यादव का कहना है कि ये रिवीजन नहीं है, ये तो आप नए सिरे से बना रहे हैं। तो जब आपके पास संसाधन नहीं थे, उतनी क्षमता नहीं थी, या आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी, तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? और जरूरत अगर आपको लगी तो पहले आपको अपना देखना चाहिए था कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके बाद काम हाथ में लेना चाहिए था। लेकिन आपने ले लिया और अब बुरी तरह फंस गए हैं। और ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं हो रहा है,
लेकिन जो बन के आएगा वो क्या होगा। और अगर योगेंद्र यादव का आरोप है कि हटाना ही लक्ष्य था, तो और भी गड़बड़ है। जो चुनाव आयोग का काम नहीं, पहले ही कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग का काम नहीं है कि वो लोगों की नागरिकता सुनिश्चित करे, और चुनाव आयोग का ये भी काम नहीं है कि लोगों को वोटर ना बनाए। उसका तो काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर दिलाया जाए। और अब पीछे को एक खबर भी आई थी कि यूएसएआईडी से पैसा आया था वोटर बढ़ाने के लिए। तो वोटर बढ़ाने के लिए आप अमेरिका से पैसा ले रहे हैं और काम कर रहे हैं वोटर कम करने के लिए। तो उसमें भी अभी सुब्रमण्यम स्वामी का कुछ चर्चा थी, किसी कहीं खबर में मैंने पढ़ा कि शायद ट्वीट किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने कि अगर भारत सरकार ये नहीं कहती है कि हमने वो पैसे नहीं लिए हैं, हमें नहीं मिला है, तो मैं मुकदमा करूंगा। तो अब आप ये देखिए कि यूएसएआईडी से भारत सरकार को पैसे मिलने की चर्चा है, भारत सरकार उससे इनकार नहीं कर रही है, और चुनाव आयोग ये काम कर रहा है जिससे जिंदा लोगों को हटा दिया गया ये कह करके कि वोटर नहीं है, और जो नागरिक नहीं है या जिनकी नागरिकता साबित नहीं हुई या जो लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पा रहे हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाने का वो अलग है। और वो 65 लाख और ये सब तो संख्या बहुत बड़ी है। तो जहां 250, 300, 500, 1000, 3000 में लोग चुनाव जीतते हारते हैं, विधानसभा का चुनाव ऐसे ही होता है, 3, 4, 5,000, 10,000 में लोग जीतते हारते हैं, वहां लाखों वोट से आप तो पूरा रिजल्ट बदल दे रहे हैं। और दूसरा ये भी था, आज चुनाव आयोग ने कहा कि जो फाइनल मतदाता सूची जब आएगा और उसके बाद उसको जब चैलेंज किया जाएगा, उसमें अगर किसी का नाम नहीं मिला, किसी का नाम नहीं हुआ, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है। और मतदाता सूची में अगर नाम नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसको चैलेंज करेगा, तो जब तक उस चैलेंज पे सुनवाई होगी तब तक चुनाव की तारीख निकल जाएगी और उसको अगली बार ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप इस बार नहीं लड़ पाए तो अगली बार लड़ देंगे, क्योंकि इस बार स्थितियां बिल्कुल अलग है, 5 साल बाद स्थितियां बिल्कुल अलग होंगी। तो अभी जो चुनाव लड़के जीत सकता है वो संभव है कि 5 साल बाद जब चुनाव लड़े तो नहीं जीते। तो इसलिए इस बार चुनाव आयोग की मेहरबानी से कोई और जीत जाएगा, और अगली बार जो इस बार जीत सकता है वो अगली बार नहीं जीत पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो गड़बड़ी होगी वो ठीक हो जाएगी या ठीक हो सकती है। तो जो हो रहा है वो बिल्कुल अनुचित है और नहीं होना चाहिए। और चुनाव आयोग क्यों ऐसा कर रहा है या क्यों नहीं ढंग से काम कर पाया, ये दोनों जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि दोनों की जांच होनी चाहिए कि चुनाव आयोग अगर नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा, और इसका क्या करता रहा इतने साल में। चुनाव आयोग कैसे तैयार हुआ, कैसे विकसित हुआ कि ये काम नहीं कर पाया, और उसको पता नहीं था या उसको मतलब चुनाव आयोग के बड़े लोगों को पता नहीं था कि हम कितने सक्षम हैं, तो ये सब काम क्यों लिया गया। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ा व्यवस्था का बहुत बड़ा सवाल है और बहुत गंभीर सवाल है कि जिसका काम देश में चुनाव को कराना है वो नागरिकता देखने लगा, और उसमें भी वो सक्षम नहीं है, और जो कर रहा है उसमें तमाम गलतियां दिखाई दे रही हैं। तो कर क्या रहा था चुनाव आयोग, है क्या, इतने दिन में बना क्या, कैसे बना, और क्यों अस्तित्व में है अगर इतने दिन से। आखिर उस पर देश का लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, तमाम लोग हैं, पूरा मतलब दिल्ली में चुनाव आयोग की बिल्डिंग खाली अकेले काफी है, करोड़ों रुपए की होगी, और उसमें उतने लोगों का काम करना, उसका खर्चा। और उसके बाद पता चला एंड रिजल्ट ये है कि आपने जो बेंगलोर का बनाया था वो दिखाई दे रहा है, और जो आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कह के कर रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा है। तो चुनाव आयोग है क्या। ठीक है कि अभी तक ऐसे ही चलता रहा था, तो छिपा हुआ था तो वो भी ठीक था, तो क्या जरूरत थी पोल खुलवाने की खुद ही, तो वो भी चुनाव आयोग ने खुद ही किया। तो जैसे एक आदमी अक्षम आदमी जैसे अपना काम बात बना करके, झूठ बोल करके, कहानियां सुना करके, या मुद्दे बदल के, या हेडलाइन मैनेजमेंट से चला ले गया, तो चुनाव आयोग भी क्यों नहीं चला ले गया। तो चुनाव एक अक्षम आदमी जो प्रधानमंत्री बना रहा है 11 साल तक, जो अयोग्य था, जो इस लायक नहीं था, वो प्रधानमंत्री बन के उसने पोल खुलवाई, अपनी नहीं पोल खुलवाई, चुनाव आयोग की पोल खुलवा दी, जो सिस्टम की और फेलियर हो गया। तो सब जो पूरा चौपट था सिस्टम, वो सब और उसको चौपट कर दिया। तो काम जो हुआ नहीं हुआ, जो हालत है देश की वो अपनी जगह, उसके अलावा जो व्यवस्था थी उसको भी चौपट कर दिया। और जाहिर है कि चुनाव आयोग इससे बच सकता था कम से कम, जो उसका काम नहीं था, और अगर वो ये सब नहीं करने जाता तो बच जाता, और ये पोल नहीं खुलती, तो पोल खुलवाने का काम भी चुनाव आयोग ने खुद ही किया है। तो निराशाजनक है बहुत, देखा जाए आगे क्या होता है। सर इतना इतना वोट कट रहा है, इतना वोट जुड़ रहा है। आपने देखा अजीत अंजुम जी ने कितना शानदार वहां बातचीत की, बिल्कुल। उसके बाद अजीत अंजुम जी के खिलाफ FIR हुई, उन्हें धमकाया गया,
हमारे ऊपर भी उसका एक वीडियो चला दिया तो हमारा चैनल ही गायब करा दिया है। बिल्कुल ये सब चीजें चलती रही, लेकिन विपक्ष भी जो पत्रकार जमीन की बात करते हैं उनसे भी अच्छे रिश्ते नहीं रखना चाहता, ये आप भी समझ रहे होंगे। मैं रिश्ते के लिए किसी पैसे और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कौड़ी की। मतलब जो लोग आपकी बात कर रहे हैं उन्हें तुम्हें समय ज्यादा देना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि सच्चाई जनता तक जाए। आप उन्हीं चैनल्स पर जाते हो जहां बदतमीजी होती है, आप उन्हीं चैनलों के साथ समय ज्यादा करते हो और 1 घंटा बिठाकर वो मुश्किल से 3 मिनट आपको बोलने देते हैं। नहीं तो उसमें भी मैं वही कह रहा हूं और हमेशा कहता हूं कि एक आदमी अगर वहां भी ऐसे ही लोग हैं, अगर कांग्रेस में भी ऐसे ही लोग हैं, ये तो राहुल गांधी को नहीं देखना है, ये तो जो जा रहा है उस चैनल पे या जिसको तय करना है कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है उसको देखना है। सारा काम एक आदमी नहीं कर सकता है। और अगर सब लोग ऐसे ही हैं जो राहुल गांधी को फंसाने के लिए काम करें या राहुल गांधी जिस दिशा में काम करें उस दिशा में उनको सहयोग ना करें, तो राहुल गांधी भी क्या क्या करेंगे और कितनी सारी चीजें देंगे। भाई राहुल गांधी को चुनाव लड़ना है, उसके लिए उन्होंने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पूरी यात्रा कर ली, जो कोई नहीं कर सकता था, अभी तक किसी ने नहीं किया है हिंदुस्तान में। तो अगर उन्होंने किया, और इसलिए ही ना उनको करना पड़ा कि उनको पप्पू साबुत करने में लोग लगे हुए थे और उस पर करोड़ों फूंक दिया गया था। तो राहुल गांधी ने अगर वो एक काम किया तो बाकी लोगों को अपना काम करना चाहिए। तो बाकी लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं तो राहुल गांधी अकेले क्या क्या करें। तो अब लोग ये कहेंगे कि भाई हमें सांसद बनाओगे तो हम काम करेंगे। यही बीजेपी में हो रहा है, बीजेपी में यही होता रहा है कि जो जीत सकता है उसको सांसद बना दो। उसमें वॉशिंग मशीन भी चल रही थी। राहुल गांधी ये नहीं कह रहे, राहुल गांधी कह रहे कि हम सब सक्षम और योग्य लोगों को ही अपने साथ रखेंगे जो ईमानदारी से काम करे। तो वो वैसे लोग नहीं है तो उनके पास लोग जा नहीं रहे हैं, जो जा रहे हैं उनका अपना स्वार्थ है तो वो अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करे। तो ये समस्या समाज की है, देश की है कि लोग विरोध करने जा नहीं रहे हैं या राहुल गांधी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। और राहुल गांधी को कोई वो मैंने अगर क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे और उनकी योजना वैसी नहीं है जैसी नरेंद्र मोदी की थी, तो वो ये आश्वासन भी नहीं दे सकते कि ठीक है सरकार बनने दो, हम तुमको मंत्री बना देंगे और वाइस चांसलर बना देंगे या कुछ भी, जैसे नरेंद्र मोदी ने किया। तो आप फिल्मी स्टार को चुन लीजिए, उसको इलेक्शन लड़वा दीजिए, वो जीत जाएगा तो आपकी गिनती बढ़ जाएगी। तो ये सब करना एक अलग तरीके की राजनीति है जो लोग करते हैं और गलत भी नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी को ये नहीं करना है तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि वो गलत कर रहे हैं, वो कर तो सही रहे हैं, भले उनकी सरकार वो जीत ना पाए या उनको जीतना, तो वो झेल रहे हैं, वो झेल रहे हैं और उनका चुनाव है, वो उसमें हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ गलत नहीं है। और चुनाव लड़ने वाले का काम नहीं है कि वो ये कहे कि जो चुनाव लड़वाने वाला है वो निष्पक्ष है। ये वैसे ही है कि खेलने वाले का काम नहीं है कि अंपायर निष्पक्ष हो। अंपायर को निष्पक्ष होना है, वो व्यवस्था देखने वालों का काम है कि अंपायर निष्पक्ष है कि नहीं है। तो अगर अंपायर निष्पक्ष नहीं है तो खेलने वाले का काम नहीं है कि अंपायर को निष्पक्ष करने के लिए आंदोलन करे या कहे कि हम नहीं खेले। तो खेलेगा, ये हार जाएगा बेचारा, और क्या कर सकता है। तो खेल तो होगा ही। वही यहाँ भी हो रहा है कि अगर अंपायर निष्पक्ष नहीं है तो खेलने वाले ने बताया, इतने समय बाद मजबूरी में बताया, तो अब वो बता रहा है, तो अब उसमें ये हम उम्मीद करें कि वो पूरी रणनीति ही उस पर कर दे और अपना जो मुख्य काम चुनाव लड़ना है या चुनाव प्रचार है या विरोध है तो वो सब छोड़ के, माने राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, आरएसएस का विरोध करना था। राहुल गांधी एक संवैधानिक संस्था का विरोध करने में फंसा दिए गए जिसकी जरूरत नहीं थी, जिसको अपने आप अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए था। तो राहुल गांधी की पूरी ताकत, पूरा संसाधन जो राजनीति में लगना चाहिए था वो चुनाव आयोग का विरोध करने में लगा, जो काम ही नहीं है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम होना नहीं चाहिए, तो उनको वो काम लगा दिया गया है। तो हो सकता है कि बहुत लोग इससे असहमत भी हो कि राहुल गांधी को ये काम नहीं करना चाहिए। जो वोटर है वही वोट देगा, उसी से कैसे वोट आएगा उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। एक लाइन ये हो सकता है पार्टी में, और हो सकता है लोग इसलिए उनके साथ नहीं हो कि क्यों खोल रहे हैं। वोटर तो हमेशा ऐसे बनते थे, पहले भी बनते थे, लोग फर्जी वोटर होते ही थे वगैरह वगैरह। अब ये दिखा रहे हैं तो ऐसा मानने वाले लोग होंगे कि पहले भी ऐसी वोट पड़ता था, इन्हीं से व्यवस्था की जाती थी और हम लोग जानते हैं कि ऐसी व्यवस्था होती रही है और लोग ऐसे जीतते रहे। वो इंडिविजुअल कैंडिडेट अपने हिसाब से करता था, पार्टी के तौर पर इतना संगठित रूप से हो रहा है इसलिए ज्यादा लग रहा है। कैंडिडेट पहले भी करते थे और अलग अलग जगह से अलग अलग कैंडिडेट अपने हिसाब से जीतता था, अपनी व्यवस्था करता था और वही होता था। वो उसमें बूथ लूटना भी शामिल था। तो अब बूथ नहीं लूटा जा सकता है तो अब जो किया जा सकता है वो करेगा, लेकिन वो कैंडिडेट के लेवल पे होता था तो अलग बात थी।
लेकिन अब पार्टी के लेवल पे हो रहा है और पार्टी बहुत संगठित ढंग से चुनाव आयोग को इन्वॉल्व करके कर रही है। पहले होता था तो चुनाव आयोग शायद को पता नहीं होता था, गलती से हो जाता था। अब लग रहा है कि चुनाव आयोग को उसमें शामिल करके उससे भी करवाया जा रहा है, तो उससे लड़ने का तरीका भी नया सोचना पड़ेगा। और हो सकता है कि इस कारण से भी देरी हो रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी को ये सब करने की जरूरत होनी चाहिए थी। और अगर वो ये कर रहे हैं तो तन मन धन से करना चाहिए। जो जरूरी है, जितना बुनियादी उतना ही करना चाहिए और उतना पर्याप्त होना चाहिए। एक उदाहरण काफी था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, हम अब देंगे ही नहीं, तो बाकी भी उनको दिखाना पड़ेगा, उनको 25 सीटों के लिए काम करना पड़ेगा। तो जाहिर है वो अपना मूल काम छोड़ करके जो राजनीति उनको करनी थी और ये बताना था कि हम राजनीति में, सिद्धांत में, जनता की सेवा के लिहाज से हम बीजेपी से बेहतर हैं या बीजेपी से बेहतर काम कर सकते हैं, इसलिए हमें वोट मिलना चाहिए, तो वो कर ही नहीं पा रहे हैं। और वो ये कर रहे हैं कि तो बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि अगर हम ये सब नहीं बताएंगे तो बीजेपी अपने हिसाब से फर्जी वोटर से जीत जाएगी या जीतती रही है। तो बिल्कुल अलग स्थितियां हैं और बहुत अलग है और बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है कि ऐसा हो रहा है। चलिए सर, आपने बहुत विस्तृत बताया है कि क्या मजबूरियां हैं, क्या जरूरतें हैं, और उन सब पर बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या इन सब जरूरतों के पीछे कोई खेल खेल रहा है? क्या सत्ता की कुर्सी का कोई समर्थन कर रहा है? लोग कुर्सी के लिए तो यानी क्या कर देते हैं। मुझे वो फिल्म याद आती है, राजनीति, जिसका नाम था राजनीति। उसमें वो अपनी मुख्यमंत्री बीबी को मौत तक देने के लिए तैयार हो जाता है कि बीबी हट जाए तो मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। तो जब पत्नी के साथ पति दुर्व्यवहार कर सकता है या पति के साथ पत्नी दुर्व्यवहार कर सकती है पॉलिटिक्स में, तो उससे घने रिश्ते तो हो नहीं सकते। हम कई चीजें देख चुके हैं, कई मर्तबा देख चुके हैं। आम आदमी पार्टी में ही हमने देखा, राज्यसभा सांसद केजरीवाल जी की रिश्तेदार थी, सबसे खास हुआ करती थी, और फिर पॉलिटिक्स के चलते कितने रिश्ते बिगड़े सामने। उनका उनके पति से भी डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया। क्या कहोगे? राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है, इसमें हर आदमी ने मदिरा पी ली है, हर आदमी नशे में झूम रहा है, और नशे में झूमते हुए वो कब क्या निर्णय ले देगा समझ में नहीं आता। अब केजरीवाल जी बिहार जाएंगे, 240 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो वक्त और हालात सिस्टम बदल देते हैं। और जब मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल बेहाल है, तब भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं समझ पा रहे हैं। कहा जाता है ये आरएसएस भाजपा की सरकार है, और जितनी नेतृत्ववान की प्रधानमंत्री के साथ ये है कि वो भारत के प्रधानमंत्री है। अगर ओहदे में देखा जाएगा और उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए तो आज भी मोहन भागवत बड़े हैं उनसे। उनके पास सांगठनिक क्षमता बड़ी है, उनका कई देशों में संगठन है, लेकिन उसके बावजूद उस व्यक्ति की बात पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। वो 3 बार कह चुके हैं हर मस्जिद में मंदिर मत खोजिए। और आज तो, कल तो एक और चुनाव था, उस चुनाव के परिणाम देर रात तक तो मिले नहीं थे। देखते हैं मिलते हैं तो उस परिणाम से तो बहुत कुछ खुला खुला नजर आएगा। बिल्कुल। चलिए इंतजार करते हैं चुनाव आयोग पर, कल सुप्रीम कोर्ट क्या आज टिप्पणी करता है या कुछ आदेश देता है कि नहीं देता है, हमें प्रतीक्षा रहेगी। और जैसा आदेश होगा उसे लेकर हम कल फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद सर, नमस्कार।